प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मॉनसून का जो स्पेल है वो खासा तवील हो गया है और अब इम्कानात तो ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद ये आखिरी स्पेल हो जिसका हम सामना कर रहे हैं इस वक्त। हम देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है। आज लाहौर में भी बारिश हो रही है, फैसलाबाद शदीद मुतासिर हुआ है बारिशों से। और फिर गुजरात में सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि वहाँ पानी खड़ा था और उस पानी को निकालने के हुकूमत की तरफ से दावे किए गए, लेकिन एक बार फिर जो है वो बारिश शुरू हो गई। तो अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी हम जो है वो मालूम करेंगे। और दूसरी तरफ जो सैलाबी पानी है वो औलिया कराम की सरजमीन से होता हुआ अब सूफिया कराम की सरजमीन यानी सिंध में दाखिल हो रहा है। तो मुल्तान में उसने और ख़ासकर जो जलालपुर पीर वाला है वहाँ पर क्या तबाही फैलाई और उसके बाद अब वो सखर की जानिब ज़ाहिर जाएगा, वहाँ से फिर वो समंदर में गिर जाएगा। तो क्या ओवरऑल सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शामी साहब, एक तो ये कि जो मानसून का स्पेल है सर वो तवील होता जा रहा है और जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल इससे ज़्यादा होगा। आप भी इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अब ये न्यू नॉर्मल होने जा रहा है, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। हमने तैयारी क्या की है, नताइज क्या निकले उसके, वो तो हम अपने नुमाइंदगान से पूछेंगे, खासकर जो गुजरात में क्या सूरत हाल रही। लेकिन सर, कराची की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी पेशगोई की गई है कि जी अगले 2 से 3 दिन शदीद बारिशें हो सकती हैं, आज रात से हो सकती हैं, कुछ इलाकों में बल्कि अभी हो भी रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक बार फिर हो सकती है। इजाज़त दें सर, अगर हम गुजरात के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको साथ लेते हैं, उनसे अगर हम गुजरात में तो ये हुआ है जी सर कि सीवरेज सिस्टम जो है वही नाकस है। हाँ जी, यानी पानी की आप देखें बरसों का ये मामला है। और गुजरात जो है हमारे यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ के वज़ीर आला हैं और रहे, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, फिर वज़ीर रहे, स्पीकर रहे जी जी, और हमारे दूसरे लोग भी। तो अब ये मुख्तदर लोग जो हैं, गुजरात जो है हमेशा उसकी जो पार्टिसिपेशन है मुल्की सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी होती रही, लेकिन जो सीवरेज सिस्टम है गुजरात का जी जी, वो नाक़िस है। पानी वहाँ से निकल नहीं पा रहा, वो एक कुएं की तरह बन गया है। तो ये अब ये कहा जा रहा है कि अब इसके ऊपर सीवरेज सिस्टम जो है इसको नया बिछाने के लिए कोई 14 अरब के करीब जो है उसका एस्टिमेट है। ठीक है, जो उस पर खर्च करना करेगा, उस पर वक्त भी लगेगा। तो अब अभी तक जो बस्तियां हैं डूबी हुई हैं, कारोबार लोगों के बर्बाद हो गए हैं और अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो ये तो एक अब इसका तो कोई इस वक्त तो फौरी इलाज तो मुमकिन नहीं कि वहाँ से बाहर पानी निकाला जाए किसी न किसी तौर, और भी जो पंप लगा के उसका तो कोई और हल है नहीं। ठीक है, यानी जब सीज़न ख़त्म होगा तो उसके बाद ही जो है वो सीज़न खत्म होगा, फिर उसके बाद देखेंगे, सर जोड़ के बैठे सारे क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे दरिया का पानी जो है। अभी तो मैं देख रहा था बरतानवी हाई कमिश्नर वो कह रही थी एक इंटरव्यू में कि भाई पानी जो अभी तो पाकिस्तान को पानी की कसरत का सामना है ना जी, लेकिन वो वक्त भी आएगा जब एक किल्लत का सामना होगा। पानी यानी मौजूद नहीं होगा फसलों को देने के लिए। तो ये भी एक मामला है, कभी किल्लत कभी कसरत। तो अभी कसरत को कैसे महफूज रखना है और किल्लत के दौरान जो है कैसे उसको मैनेज करना है, अब सारे मामले हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो इस वक्त हमारा जो आफताब पड़ गई है उसमें रिलीफ देना है और रेस्क्यू करना है लोगों को और फिर उनको दोबारा जो है आबाद करना है, उनके नुकसानात का अजाला करना है। अब कोई लॉन्ग टर्म बात तो हो नहीं सकती। ठीक है। अच्छा सर, नवीदुल हसन शाह साहब हैं, गुजरात में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम सलमान भाई। नवीद साहब, ये पानी अभी तक खड़ा है गुजरात में? देखिए जी शमी साहब, ये गुजरात की सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 6 रोज से जो पानी है मुसलसल जो है गुजरात की गली मोहल्लों में घरों में दाखिल है। और ये आपको बता दूं कि ये जो पानी है जो 2 सितंबर की रात जो है जब लोग सोए हुए थे तो ये शहर में पानी दाखिल हो गया। तो ये बारिश का पानी है, ये बारिश का पानी है ना, बारिश जो बहुत ज्यादा हुई है, दाखिल कहाँ से हो गया? ये तो बरस पड़ा आसमान से आया। आपकी बात दुरुस्त है। उस दिन जो है 506 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो है गुजरात में भिंबर नाला है उसका एक बंद टूटा था जो कि जिसका सारा पानी और शराबी गुजर गांव का पानी भी गुजरात की तरफ मुड़ गया। और ये यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये
जो पानी है गुजरात की तारीख में पहली बार हुआ है ऐसा कि इतने बड़े पैमाने पर गुजरात शहर में पानी दाखिल हुआ और गुजरात की 70% आबादी जो है वो पानी में डूबी हुई है। लोग जो है वो घरों में मजबूर है। जब मरियम नवाज साहबा गई थी गालिबन 4 सितंबर को, तो उनको तो ये ब्रीफ किया गया था कि बस 20% शहर जो है वो डूबा है। जी बिल्कुल, आपने दोस्त फरमाया कि जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात है नूरुल कुरैशी साहिबा, इन्होंने मरियम नवाज साहब को ये ब्रीफ किया था कि गुजरात, जब उन्होंने पूछा कि गुजरात शहर की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया कि गुजरात जो है वो 20% जो शहर है वो मुतासर है पानी से। लेकिन वहाँ पर मौजूद चौधरी शाफे हुसैन जो है सूबाई वजीर हैं, उन्होंने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, 70% जो गुजरात शहर की आबादी है वो मुतासर है। तो फिर मरियम नवाज साहबा ने गुजरात शहर का दौरा किया। हालांकि जिला इंतजामिया ने प्लान किया था कि शबाजपुर के मकाम पर जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर मरियम नवाज को ब्रीफ करके सूरत हाल की जाएगी। वहाँ पर जब शाफे हुसैन ने निशानदेही की, फिर मरियम नवाज जो है उन्होंने गुजरात का दौरा किया। फिर गुजरात का दौरा करने के बाद हैरान हुई कि गुजरात की ये सूरत हाल, अब तक सूरत हाल है, लोग परेशान है, लोग पानी में डूबे हुए हैं। तो फिर उन्होंने बड़े सख्त हिदायत जारी की कि गुजरात से 48 घंटों में पानी निकालने के इंतजाम किए जाएं। तो 48 घंटे गुजरे भी, आज एक रोज ऊपर हो चुका है, तो पानी जो है यूं का तू है। कुछ इलाके अभी क्लियर हुए हैं जिनमें 5-6 चौक ऐसे हैं जो गुजरात के पहले ही वो गुलजार मदीना रोड है, चौक नवाब साहब है, फुआरा चौक है, GTS चौक है, चौक पाकिस्तान है, ये इलाके क्लियर किए गए। लेकिन बेशतर जो आबादी है वो अभी भी पानी में डूबी हुई है। लेकिन तो इसका सीवरेज सिस्टम जो है इसका मतलब नाकिस है, पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है, तो पंपिंग से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल शामी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि गुजरात का जो सबसे बड़ा मसला है वो निकासी आपका है। जो वो गुज़श्ता कई दहाइयों से जो गुजरात है, जब भी बारिश होती है तो गुजरात शहर जो है पानी में डूब जाता है। हर साल जो है इंसानी जानब से दावे किए जाते हैं कि निकासी का मसला हल कर लिया गया है, लेकिन जैसी बारिश होती है गुजरात डूब जाता है तो लोग बेयारों मददगार जो है वो देखते हैं कि ये तो हर साल दावे किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के आपको मैं यहाँ गुजरात की सूरत बता दूं कि गुजरात का 6 रोज से जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है वो भी पानी में डूबा हुआ है, अदालती निजाम बिल्कुल ठप है। और गुजरात की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वो बिल्कुल खाली कर दी गई है। जो 1860 के करीब जो कैदी हैं वो गुजरात पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किए गए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े पैमाने पर पानी आया होगा कि गुजरात जो हर चीज जो आप मैं आपको ये तो मुकदमात की फाइलें जो है वो भी डूब गई होंगी या बह गई होंगी या उनको भी नुकसान पहुंचा होगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी अब डिस्ट्रिक्ट बार के जो अपना फोकल पर्सन है उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है अदालती निजाम में कि गुजरात की जो सेशन कोर्ट का जो अदालती रिकॉर्ड है वो भी पानी में जाया होने का खदशा है और हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ऐसा पानी जो कभी नहीं देखा। गुजरात के लोग भी हैरान है कि इतने बड़े पैमाने पर गुजरात में पानी तो दाखिल हो गया, इसको निकालने के लिए अब मंसूबा क्या है हुकूमत का और ज़िली इंतजामिया क्या कह रही है? देखिए जी शामी साहब, अभी जो जब मरियम साहब आई तो उन्होंने जब हिदायत जारी की तो फिर 6 अजला की जो मशीनरी गुजरात में पहुंचा दी गई है, जो कि 3 वासा समेत 3 जो दिन गुजर चुके हैं वो काम कर रही है। लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मरियम नवाज शरीफ के आने से उन्होंने फौरन अंदाज जारी की कि 21 अरब रुपए के फंड जारी किए गए जाए गुजरात को और निकासी आपका जो मसला है हल किया जाए। लेकिन ये हम पहले भी सुनते हैं कि बड़ी बार हुआ है कि फंड जारी होते हैं। अब तो आपको देखना पड़ेगा ना, अब तो इस वक्त तो आप पानी निकालने के सिवा कोई चारा नहीं है, फिर इंतजाम सीवरेज का तो बेहतर होगा यानी उसको दुरुस्त किया जाए। ये तो बात की बात है। लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, आज की बात है। अभी थोड़ी देर पहले एक वाकया पेश आया है कि एक 3 बच्चों का बाप था, इब्राहिम नामी उसका नाम था। 6 रोज से वो रजाकाना तौर पर मोहल्ले में लोगों के घरों में शिया पहुंचा रहा था। आज उसको करंट लगा है तो वो जिंदगी की बाजी हार चुका है। आप देखें कि लोग अपनी मदद के तहत जो है लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं, खाने पीने की शिया पहुंचा रहे हैं, क्योंकि निजाम जिंदगी तो मफरूज है ही है, कारोबार जिंदगी है वो भी बिल्कुल। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीदुल हसन शाह साहब। उसको अजर दे उसका और उनके बच्चों को सब्र दे। बहरहाल लोगों में दर्द तो है ना, अब उससे तड़पते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो एक दूसरे से लाताल्लुक होके तो रह नहीं सकते ना आप। बिल्कुल सर, मैं नहीं समझता कि डिप्टी कमिश्नर साहबा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि नुकसान के 20% शहर डूबा है। हाँ जी, तो है नहीं, बारिश तो उन्होंने बरसाई नहीं, ना नाला उन्होंने तोड़ा है, तो मतलब उसमें उनको इस तरह से वो भी घर से नहीं निकली होंगी, फिर उन्होंने थोड़ी बात कर दी। ठीक है, पहली खातून। अच्छा सर, ज़ियाउल हक शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं। ये जलालपुर पीर वाला जो कि मुतासिर हुआ है
दो दरियाओं से। हाँ जी, यानी सतलुज से भी और उससे यानी चनाब से भी। हमारे साथ जानशेर खान भी हैं, गुड्डू बैराज पे हैकर रिजवी भी हमारे साथ होंगे। क्विकली ज़रा बात करते हैं। ज़ियाउल हक शहजाद साहब बताएं, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? आबादी कहा जा रहा है कि कोई 2 लाख के करीब है, अभी मजीद खतरा है इन दरियाओं से? जी सलमान, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा तफसीलन बता दूं कि दरियाए सतलुज में तूफ़ानी के बायस एक तरफ यहाँ पर उबाड़ो जनूबी का इलाका है, झबेल, वहाँ पर सरकारी हिफाजती बंद टूटा है, और जलालपुर की दूसरी जानिब जो है दरियाए चिनाब में तूफ़ानी के बायस यहाँ पर खानवेला का इलाका है, वहाँ पर सरकारी बंद टूटने से जो ये है पानी शहरों के करीब आ चुका है। इस वक्त तकरीबन आप ये कह लें कि शहर से चंद फरलांग के फासले पर दोनों तरफ, एक तरफ सतलुज का पानी है और दूसरी तरफ जो है दरियाए चिनाब का पानी है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया ने, रेस्क्यू टीमों ने 3 फीट के यहाँ पर मिट्टी डालकर एक छोटा सा बंद तो यहाँ पर उन्होंने बनाया है, और इसीलिए लोगों को कल से जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं और यहाँ शहर से दुकानें खाली की जा रही हैं। कितनी आबादी है शहर की? अलार्मिंग सूरत हाल है। इंतजामिया भी यहाँ पर पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रही है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो आपको आवाज़ आ रही है जी ज़िया साहब, शहर की आबादी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। शहर की आबादी जो है तकरीबन 2 लाख के करीब है। तो सब लोग यानी घरों को छोड़ गए हैं, सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, ये भी मौजूद है? जो लोगों की सूरत हाल, जी लोगों की जो सूरत हाल है, यहाँ से लोगों ने तकरीबन 50% लोगों ने इनखला किया है, 50% लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इंतज़ामिया ने, पुलिस ने यहाँ पर ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराकर और लोगों को जगह जगह जो है उनके डोर पर दस्तक देकर कहा है कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। इसके अलावा शामी साहब, मैं आपको जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं थोड़ा सा उनकी तफसील बता दूँ कि यहाँ पर कोई 35 से 36 मवाज़ियात इन दोनों दरियाए चिनाब और दरियाए सतलुज के जो पानी से शदीद बुरी तरह मुतासर हुए हैं। यहाँ पर घरों में तकरीबन 4 से 6 फुट पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है, हज़ारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। यहाँ पर करीबी मोटरवे M5 है, उसके अतराफ़ पर भी यहाँ पर सैलाबी पानी है। दूसरी जानिब मुल्तान उस शरीफ एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर भी जो है पानी मौजूद है। और सैलाब मुतासिरीन के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बड़ी सैलाब मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर एक्सप्रेस पे बंद पर मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से भी फ्लड रिलीफ कैंप्स एक्टिव है, लेकिन मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ खुले आसमान तले अपने माल मवेशियों के हमरा मौजूद है। और इस वक्त उन्हें कुछ ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है, उन्हें यहाँ खुराक की कमी का सामना है और जानवरों के चारे की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर आज देखा गया है कि ज़िले इंतज़ामिया है, मुल्तान के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो इंतज़ामी अदारे हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो इस वक्त यहाँ पर भी बंद के करीब मौजूद हैं और इंतज़ामिया पूरी तरह ये एक्टिव दिखाई दे रही है और उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये शहर को बचाया जा सके। अभी कुछ देर कबल यहाँ पर एक भिंडा वैस का इलाका है, वहाँ पर एक छोटा बंद था, उसको भी तोड़ा गया है ताकि ये जो प्रेशर है दरियाओं का फ्लो है उसको कम किया जा सके। मगर यहाँ पर जो सूरत हाल है, अभी भी दोनों जो पुशा वाला शहर का बंद है और उमरपुर जो बंद है उन पर दबाव की सूरत हाल बरकरार है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू के साथ साथ पाक फ़ौज के जवान भी यहाँ पर सिविल इंतज़ामिया के साथ लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में हमेशा की तरह पाक फ़ौज, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, अच्छा आप साथ ही रहिएगा, जानशेर आप भी साथ रहिएगा। सर, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो यानी कि पंजाब में मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, तो उन्होंने आज सहाफ़ियों की जो कवरेज है उससे मुतालिक एक बड़ी अहम बात की है। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आपको वो सुनाऊँ उन्हीं की ज़बानी, फिर उस पर हम बात भी करते हैं, जानशेर की तरफ भी जाते हैं। तो देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से या जो वो कवरेज कर रहे हैं उससे मुतालिक क्या उन्होंने कहा। मैं ख़ास तौर पे पंजाब का मीडिया को अप्रीशिएट करना चाहूँगा कि किस अंदाज से अब 1-2 हफ्ते से ये सैलाब आया है और इतने बड़ा इलाके, इतने सारा तादाद में अवाम मुतासिर हुए हैं, मगर आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसका कुदरती आफत में मैं समझता हूँ कि यही तरीका है। और जब ऐसे हादसात और ऐसे वाक़ये सिंध में होते हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा मीडिया भी आपसे ऐसा कुछ सीख ले, मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सर जानशेर खान जो हैं, बिलावल जो आए थे कसूर जी, तो वहाँ भी उन्होंने जो गुफ्तगू की थी तो उसमें हुकूमत पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया उसको। हाँ। और कहा कि भाई जो काम हो रहा है जी 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 हुकूमत कर रही है पूरी तनदही से। तो मतलब ये कभी यहाँ भी वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि आपने लोगों को वरगलाना नहीं है, ना उकसाना है, ना उनको इश्ताल दिलाना है। जो उफ्ताद तो पड़ चुकी है
तो उसकी जो कुछ हो रहा है उसकी सही तस्वीर, उसकी अक्कासी करनी है। तो उनको शिकवा ये है कि उनके जो मीडिया उनका है वो उनसे कोऑपरेटिव नहीं है। जब कोई मसला होता है तो वो पीपल्स पार्टी को निशाना बना लेते हैं, लेकिन बहरहाल उनके अपने मामलात हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत यानी कि उसकी हमायत या मुखालफत किए बगैर जो सही तस्वीर है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और जहाँ कोताही हो रही है उसकी निशानदेही भी होनी चाहिए, और जहाँ अच्छा काम हो रहा है वो भी लोगों तक पहुँचना चाहिए। और वही पहुँचा रहे हैं सर। जानशेर है, वैसे तो मुल्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन गुड्डू बैराज पे जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, शायद इसी वजह से गए हैं क्योंकि अच्छी कवरेज यहाँ से कर रहे थे। जानशेर, ये बताएं कि कंदकोट गैस फील्ड के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है। चाचड़ में गैस फील्ड यानी जो लेफ्ट बैंक है उसको क्या इस वक्त खतरात हैं? देखिए, गुड्डू बैराज जो है ये सबसे बड़ा बैराज है, 65 इसके गेट हैं, और पंजाब से आने वाला सारा सैलाबी पानी अब जमा होकर इस गुड्डू बैराज में आ रहा है। 2010 में, मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं आपको, यहाँ से 11.5 लाख पानी ये गुड्डू बैराज पास कर चुका है यहाँ से। अब जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आज जाम शोरो जो हैं यहाँ पर सूबाई वजीर हैं इरिगेशन के, उन्होंने कहा 8 लाख का एक रेला जो है वो आ सकता है यहाँ पे। अब यहाँ की सूरत हाल क्या है, जो अपस्ट्रीम है वहाँ पर एक बंद है जिसे भोंग बचाओ बंद कहते हैं, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा अभी ख़तरा नहीं है। लेकिन जब हम डाउन स्ट्रीम की तरफ देखते हैं, डाउन स्ट्रीम में पानी इस वक्त 4,16,000 क्यूसेक के करीब जा रहा है। यहाँ पे मसला है, ठीक है, वो ये कि सामने के बंद है जिसे कंदकोट कश्मोर बंद कहते हैं। ये जो दरिया है गुड्डू बैराज है, ये 11 से 18 मील जाके आगे ये मकामात हैं। वहाँ से एक बहुत बड़ा टर्न लेता है लेफ़्ट की तरफ। जब ये टर्न लेता है तो सामने उस के बंद को यहाँ के लोग उसे मकामी कच्चा केटी बंद बोलते हैं, वैसे कंदकोट कश्मोर बंद है, उसको हिट कर रहा है। ठीक है, मुसलसल हिट करने से बंद जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। अब सिंध हुकूमत ने वहाँ पर मुसलसल, मैं जुम्मे को यहाँ पे आया, जुम्मे के रोज़ से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुसलसल डंपिंग हो रही है, पत्थर डाले जा रहे हैं। अब इन्होंने एक नया तरीका, स्ट्रेटेजी अपनाई है जो अच्छी है, वो मैंने देखी है। इन्होंने जैस्पर बनाना शुरू कर दिए हैं, फर बनाना शुरू कर दिए हैं, ताकि पानी डायरेक्टली उस के बंद को ना जाके हिट करे। वो एक डिफेंस लाइन है, क्योंकि दूसरी तरफ कंदकोट गैस फील्ड है और शिकारपुर गैस फील्ड है, चाचड़ा गैस फील्ड है, उसके साथ के बंद के तोड़ी बंद है, उसको भी सिमिलरली इसी तरह ये दरिया जो है, क्योंकि बहुत बड़ा दरिया है दरिया सिंध, उसको हिट कर रहा है। अब 2010 में हुआ क्या था, स्पिल ओवर कर गया था पानी, इस तोड़ी बंद से बाहर निकल गया था, ओवरफ्लो कर गया था, जिसकी वजह से जैकबाबाद तक मुतासिर हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, 6-6 फुट उसे ऊपर किया है। अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें, ये राइट था, लेफ्ट मार्जिन पे इनके पास शैंक बंद है जो कादिरपुर गैस फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, घोटकी तक वो प्रोटेक्शन दे रहा है। वहाँ पर भी डंपिंग जारी है, पत्थर डाले जा रहे हैं, काम जो है मुसलसल जारी है, मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर सिंध हुकूमत कह तो रही है कि हम सुपर फ्लड के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर 8 लाख का भी रेला यहाँ से गुजरता है और खुदा न खास्ता पानी स्पिल और कर जाता है, तोड़ी बंद से बाहर निकल जाता है, तो 172 गोट हैं दूसरी तरफ, जिनमें तकरीबन 5 से 6 लाख की आबादी मुतासिर होने का खदशा है, और उसके लिए इंतजामात यहाँ पे कोई नहीं है। कोई रिलीफ कैंप्स अभी तक नहीं लगे, किसी को जाके वहाँ बताया नहीं गया। वो आराम से रह रहे हैं, उनके माल हैं, मवेशी हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, एक सामान है, प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं किया गया। अब वो रह रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि तोड़ी बंद जो है वो स्पिल ओवर या ओवरफ्लो नहीं करेगा। खुदा न खास्ता वो कर गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। आज यहाँ पर सिंध हुकूमत ने कहा है कि 70 मकामात। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानशेर, आपका भी ज़ियाउल हक शहजाद हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें कि बंद जो है वो ना टूटे, ना मुतासर हो, और पानी जो है ये इस तरह ना फैले, बस्तियाँ ना उजड़े जहाँ लोग इत्मीनान से भी बैठे हैं, दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्विकली एकर रिजवी को भी ले लें। एकर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सक्खर में क्या इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पर जो बैराजेज़ हैं उनको कितने ख़तरात हैं, और क्या यहाँ पर क्या तैयारी की गई है, ख़ास तौर पे जो लोग जिनको यहाँ से मूव करना है वो मूव हुए? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से पूछा कि यहाँ पे सक्खर में खतरात के हवाले से बात की जाए तो फिलहाल ताहाल कोई खतरे की बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सक्खर बैराज और आपाशी मुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो पानी का फ्लो है, जो यहाँ पे आमद है, वो 7 से 8 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख क्यूसेक हो सकती है। मगर ये कि उसके बारे में जब तक कि ये
कोट, मिठन कोट और इसके अलावा जो है गुड्डू बैराज पर जब पानी पहुंचेगा उसके बाद ही हतमी तौर पर फिगर जाहिर होगी। मगर इसमें एक और चीज़ है जो खतरात की बात आप जिस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे इंतजामिया काफ़ी हरकत पे आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में जिस तरह से ये सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल देखने को मिली। मगर उसके बाद जो है सिंध को खासे जो तैयारी करने का मौका मिल गया। उस तैयारी की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें एक बेहतर हो चुकी है, क्योंकि 2010 के सैलाब से भी सिंध हुकूमत खासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ अदवार में सैलाब ज्यादातर उनके अदवार में आते रहे, तो उनको काफी तजर्बा भी है, इन सैलाब से निपटने की भी उनको पता है कि क्या प्लान्स किए जाते हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत के पास 2 प्लान्स हैं खासतौर पर। प्लान एक तो यही है कि अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो उसके लिए कहां से शगाफ लगाया जाए, मुख्तलिफ पॉइंट से इंडिकेट किए गए, जिस तरह से जमशेद बता रहे थे कि जिन बंदों के बारे में उन्होंने निशानदेही की, कंदकोट के भी बंद बताए, घोड़की की तरफ के भी बताए, यानी राइट बैंक पे कंदकोट साइड आती है, लेफ्ट बैंक पे जो है वो घोड़की की साइड, मगर दोनों तरफ असेट्स हैं। हुकूमत के लिए एक इंतहाई फैसला जो है ना इंतहाई मुश्किल है कि किस तरफ के बंद को नुकसान देना पड़ेगा। मगर इस वक्त ये है कि ये दरिया वो है जहां से 14 लाख क्यूसिक की भी तारीख गुजरी है कि जिस दरिया से गुजर चुका है दरिया सिंध। अब जो है अगर उसके बारे में बताया जा रहा है कि 11 लाख क्यूसिक है, तो 11 लाख क्यूसिक के हवाले से मैं आपको ये बताता चलो, अपडेट करता चलो कि सिंध हुकूमत के एक तो ये हमने क्वेश्चन भी रेज किया था कि आपके पास इतना वक्त होता है, पूरा साल होता है, उस साल के दौरान भी आपके पास इतना नहीं होता कि आप स्टोन पिचिंग करें, बंदों को मजीद करें, जो मजीद मजबूत करें, मगर आप जब सैलाब आते हैं उन दिनों में ही फिर आप इफेक्टिवली इकदाम उठाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पहले पानी भी नहीं आता था, और इस तरह से दूसरी चीजें, और दूसरा जो है यहाँ पे डीसिल्टिंग नहीं होती दरिया सिंध में, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी में थोड़ी कमी वाकई हो रही है, जो कि बंदों पर दबाव बढ़ रहा है जिसकी वजह से। ठीक है हैकर रिजवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बात वहीं आ गई कि इंतजामात जो हैं उस दौरान में नहीं किए जाते जिस दौरान में करने चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो एक नागहानी आफत है ना, इतना पानी आएगा इस मकदार में होगा, एक मामूल की सूरत हाल तो नहीं है, तो गैर मामूली सूरत हाल है, तो जाहिर है कि गैर मामूली इक़दाम जो हैं वो हर वक्त तो नहीं किए जा सकते, पर इस वक्त जो भी उफ्ताद पड़ी हुई है उससे निपटा जा रहा है, और अल्लाह करे कि नुकसान कम से कम हो, हम दुआ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। अभी तो हमारे जो माहिरीन हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था है, कोई कह रहा है डैम बनना चाहिए, कोई कहता है छोटे डैम बनने चाहिए, कोई कहता है कि दरिया के किनारे गड्ढे खोद देने चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और सर जोड़कर बैठें और एक मुश्तरका प्लान बने, बजाय इसके कि हर शख्स जो है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोगों को कंफ्यूज करता रहे। शामी साहब, एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है जो ज़ाहिर है जो हम देख रहे हैं हर जगह से, वो यही आ रहा है कि लोग ज़ाहिर है अवाम वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं होते। जाहिर है कि आपको कोई आसान काम तो नहीं है अपना घर छोड़ना। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू कह रही है कि अपना वज़ीर इत्तलात जो अपना घर छोड़ना जो है कोई यानी आसान तो नहीं है। आपने जो वो हमारा मुहावरा है जो अपने घर में जो आराम है, चाहे वो एक टूटा फूटा झोंपड़ी क्यों ना हो, टूटी फूटी झोंपड़ी क्यों ना हो, वो आपको वो जो आराम कहते हैं छज्जू के बुखारे में है, जज्जू के चौबारे में है ना, समरकंद में है ना बुखारे में है। तो मतलब ये जो घर छोड़ना है, हर शख्स एक आशियाना छोड़ना है, बिल्कुल अपने परिंदे नहीं छोड़ते हैं तो लोग कैसे छोड़ते हैं। और फिर एक एक करके ईंट करके लोगों ने घर बनाए हैं बरसों में, और वहाँ उनका हर चीज़ वहाँ मौजूद है, माल असबाब कपड़े सामान सब उसको छोड़ के किस तरह निकलना। ये देखें आप इसका तस्वुर करें कि हिजरत जो है ना ये तो नकले मकानी है मुख्तसर मुद्दत के लिए, और यहाँ इस्तकबाल करने के लिए भी लोग मौजूद हैं और इंतजामात भी हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो लोग जल्द आबाद भी होंगे। लेकिन जब आप तसव्वुर करें जब पाकिस्तान कायम हो रहा था उस वक्त जब लोगों को घर बार छोड़ने पड़े थे, और मेरे ख्याल तारीख की शायद सबसे बड़ी हिजरत हुई थी, इतने कम वक्त में इतने लोग घरों से निकाले नहीं गए, और किस तरीके से जब हमारे आबा अजदाद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, किस तरह वो बस अपना सब कुछ छोड़कर और अपने घरों से निकले थे और नया घर बसाया था आके, और उसके अंदर उसको अपना वतन बनाया था। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अभी जो जिनको हम कहते हैं ना ये मुहाजिर हैं, ये हिजरत जो है ये कोई ये सबसे मुश्किल मरहला है इंसानी समाज के अंदर। तो बहरहाल
बड़े मकसद के लिए एक कुर्बानी देना पड़ती है, और पाक हमने दी है। यहाँ से वहाँ से तो हम मशरक़ी पंजाब से आए, वहाँ से लोग उन्होंने धकेल दिया इधर, और यहाँ जो रहने वाले थे मगरबी पंजाब में जो हिंदू और सिख थे वो धकेले गए उधर। उनकी भी अपनी कहानी है और हमारी भी अपनी कहानी है। तो भारत और किस तरह इंसान जो है वो इंसान का दुश्मन हो जाता है, मैं तो तसव्वुर करता हूँ तो रोंगटे खड़े जाते। चलें सर, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ तजावीज़ दे दी हैं ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का। वो कह रहे हैं कि जी जो बिजली के बिल हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, जब तक सैलाब का पानी है, बीज खाद ये सब जो है ये मुफ्त दिया जाए, या फिर बहुत ही आसान कर्ज़ों पर जो है वो फराहम किया जाए। बात यह है कि बहुत कुछ सूबाई हुकूमतों को करना है, कुछ वफाकी हुकूमत को भी करना है। तो जो भी है अपने सारे वसाइल जो हैं वो करने होंगे, इधर डाइवर्ट करने होंगे, सही, और कई मंसूबे तर्क करने पड़े तो तर्क करने होंगे। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं सकती ना। जो लोग निशाना बने हैं उनके दिल पे हाथ रखना, सही, उनके नुकसानात का अजाला करना, उनको फिर बहाल करना, तो ये सारे काम हैं जो सब मिलकर को करने पड़ेंगे। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, बहुत से काम तो वहाँ सिंध हुकूमत के करने के हैं, उनको वो हुक्म जारी करें, वो काम करें। सही। यहाँ पंजाब हुकूमत जो है अपने तौर पर काम कर रही है, और बार बार हमारे वज़ीर कराम बताते भी हैं कि वज़ीर आला ने ये हुक्म दे दिया, ये हुक्म दे दिया। अब ये जो वफाकी हुकूमत का काम है वो वफाकी हुकूमत करेगी। ठीक है, और करना भी चाहिए। सही है। अब जो भी हमारे वसाइल हैं, और हमें कमरे हिम्मत बांधनी है और अपने पेट पे पत्थर भी बांधना है। ठीक है, यानी वो भी तो करना है ना। ठीक है, सबका यानी कि इसमें किरदार होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, सब ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, मुल्क जो है वो सैलाब में डूब रहा है, और दूसरी तरफ जो सियासत की बात करें तो अखलाकियात जो हैं उसमें डूब चुकी हैं। कभी हम देख रहे हैं कि वाक़या अफसोसनाक पेश आया, अलीमा खान साहिबा पे अंडा फेंक दिया, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं अडियाला के बाहर फिर यानी कोई ना कोई सीन वहाँ लगा रहता है। वहाँ पे सहाफ़ी जो हैं उन पर तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पे, और कहा जा रहा है कि PTI कारकुनान ने जो है वो तशद्दुद किया। वो दरख्वास्त लेके भी जो है वो पहुँच गए, जिसमें नईम हैदर पंजोदा साहब को उन्होंने दरख्वास्त में कहा है कि जी नामजद किया है। तो सर ये हम उन्होंने फांटी लगाई है, उनके नाम तो उनका दिया गया पता नहीं हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। बात जो अखबार नवीस भाई हैं हमारे, वो भी ज़रा सब्र से काम लिया करें। एक तो पहले बेचारे यानी मुश्किल में हैं, अलीमा बीबी जो हैं, अब ज़ाहिर उनके भाई गिरफ्तार हैं, उनसे मिलने आई हैं, फिर सवालात होते हैं ताबड़तोड़, फिर उनको गुस्सा आ जाता है, कुछ जैले भी होते हैं, वो टूट पड़ते हैं। तो कुछ अब ये पहले अंडा फेंका 2 औरतों ने अलीमा खान पर जी। अब ये अंडा फेंकना तो हमारे सियासी कल्चर जो है ना, टमाटर फेंकना, अंडा फेंकना, उसका हिस्सा नहीं। स्याही तो उस तरह नहीं, लेकिन अंडे और टमाटर तो फेंके जाते हैं गुस्से के इजहार के लिए। अच्छा। लेकिन हमारे कोई पसंदीदा बात तो नहीं है, तो लोगों को अपने जज्बात काबू में रखने चाहिए। और फिर अभी ये जो अभी तो बात में रखा है, FIR दर्ज करा दी उन्होंने जी, अभी दरखास्त लेकर गए हैं अभी। एग्जैक्टली 2 साहब हाँ, कोई जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे मीडिया के, और उनके वकला जो हैं वो भी उनके बीच बचाव करा दिया जाए, और आपस में कोई ज़्यादातर सर देखा गया है। बहरहाल इसका मकसद ये नहीं है कि PTI को टारगेट करना है, लेकिन PTI के साथ या उनकी तरफ से जलसे जुलूस हों, उसमें भी सहाफ़ियों को माजी में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उनको बेजा तंग किया गया है, निशाना बनाया गया। हमने खुद देखा है, बोतलें फेंकी जा रही हैं जलसे में। ये कल्चर ठीक है कि हमने देखा, लेकिन सर क्या ये जस्टिफाई तो नहीं करता ना कि जी दूसरा भी यही करे। एग्जैक्टली हम अमूमी बात तो नहीं कर सकते ना। इस वक्त ख़ास एक वाक़या पीछे नज़र है, उसमें जो कुछ हुआ है तो मतलब अफसोसनाक है, और चाहिए कि ये थाने कचहरी तक नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मीडिया के जो दोस्त हमारे हैं उनके साथ बैठ जाएं, जो यानी PTI के ज़िम्मेदार हैं, और उनसे मामला कर लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें। जो उनसे गलती हुई है वो उसकी माजरत कर लें, जो उनसे हुई है वो उसकी तलाफ़ी कर दें। तो मतलब ये बेहतर बात यही है। एक अब देखिए, जो दुखे हुए दिलों को क्या दुखाएंगे आप मज़ीद। अच्छा सर, वो ख़ुद भी तो ऐसे ज़ाहिर है। अब देखें कि अलीमा खान साहिबा हों, वो जैसे ही वाक़या होता है तो PTI के अंदर से ही 2 ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू कर देते हैं। वो तो देखिए, वो तो अब उनको तो अब
निपटने दें, वो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अब एक डिसिप्लिन जो है तो खान साहब को चाहिए उन पर कोई डिसिप्लिन लेके आए, और जो लोग उसको वायलेट कर रहे हैं और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, वो ऐसी ऐसी गलीज़ गुफ्तगू है ख्वातीन के खिलाफ, और ऐसे ऐसे बेहुदा इल्ज़ामात हैं कि तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं तो ज़ुबान पे आ नहीं सकते जो यानी बातें कही जा रही हैं। तो और पीटीआई खुद अपने लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो मौजूद है वो कर रहे हैं, तो ये तो फिर खान साहब को मौजूद है। अभी देखें ना, आज गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने 11 अरकान असम्बली जो है, जिनमें वजीर भी शामिल है, वजीर आला भी शामिल है, गुलबर खान, उनको निकाल दिया जमात अपनी से। सर लेकिन इतने अरसे बाद निकाला तो ये इसकी एक प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि वो जो खालिद खुर्शीद हैं पहले वजीर आला थे उसके पीटीआई के गिलगित बल्तिस्तान में, और उनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला कि उनके पास जो वकालत की डिग्री है वो फेक है, तो वो अपने सीट से हाथ धो बैठे और उनकी वजारत उज़्मा भी गई, वजारत अलिया कह लें। तो वो अब ये है कि वो जो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ मिलकर पीटीआई के ग्रुप ने गुलबर खान की क़यादत में अपनी हुकूमत बना ली। अब वो एक चिट्ठी चलती रही, उनको शौकात का नोटिस दिया गया, अब उनको जवाब दिया होगा। अब उन्होंने बिलाखिर आज जो फिरदौस शमीम नकवी हैं उन्होंने उनको 11 अफराद जो हैं उनको निकाल दिया है, और उनमें वजीर भी हैं, अरकान असम्बली भी हैं, ज़ाहिर अरकान असम्बली तो होंगे, और ख़ुद वजीर आला भी हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं उनको अपना डिसिप्लिन कायम रखना चाहिए। पीटीआई को जो भी कहें आप, एक डिसिप्लिन तो उन्होंने किया है, कार्रवाई की है। अगर अपने तौर पर आप अपनी हाई कमान से पूछे बगैर कोई भी मामला कर लें और इख्तियार हासिल कर लें, तो इसमें फिर कार्रवाई तो होनी चाहिए और बनती है। और मेरे ख्याल लोग वहाँ के जो कारकुन हैं उन्होंने तो बड़ी बगलें बजाई हैं। और लेकिन अब मसला ये तो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है। एक ज़माने में यहाँ जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी ब्रांचेस नहीं होती थी, सही, और ये ताकि वो जमातें वहाँ की जो हैं वो अपनी सियासत करें, ठीक है, और पाकिस्तान की सियासत जो है उससे आलूदा न करें, ठीक है, इन इलाकों को, तो आपके ख्याल में जब तक इनका मुस्तकबिल जो है वो तय ना हो जाए और जब तक पाकिस्तान के साथ बाकायदा इनका इंजमाम ना हो जाए। अभी तो एक अबूरी दौर चल रहा है ना कि मसला कश्मीर हल होना है, तो इसलिए मगर फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने पहले पहली पहल की, वहाँ अपनी ब्रांच कायम कर ली, फिर मुस्लिम लीग नून भी पहुँच गई वहाँ, फिर पीटीआई भी पहुँच गई, और अब ये सारी जमातें जो हैं अपनी सारी आलूदगी लेकर पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद हैं और आज़ाद कश्मीर में भी मौजूद हैं। और जो मुकामी क़यादतें हैं वो परेशान हो चुकी हैं। एक ज़माने में तो सरदार अब्दुल क़य्यूम जो थे वो लीड करते थे पूरे आज़ाद कश्मीर को, सरदार इब्राहिम थे, चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम थे। सही। तो अब ये है कि अब तो वो बेचारे तो बिल्कुल अब पीछे रह गए। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो तो एक बल्कि सिमट के रह गई, और बाकी जमातें पाकिस्तान की जो है वो वहाँ मंजर पे छाई हुई हैं और वही टपूसियाँ मारती हैं और वही जहाँ तो मामला जो पाकिस्तान में होते हैं वही होते हैं, और वही उनके पत्ते वो फेंटे जाते हैं और उनको भी फेंटा जाता होगा। तो जो कुछ हमारे पास है तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इस लिहाज से तो बना दिया हमने, इसी तरह से बना दिया। अच्छा सर, अब ये एक तरफ वो पीटीआई तो कह रही है तथहीर का अमल है, जाहिर है कि हम तथहीर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है उनको भी नुकसान हो रहा है जो उनके लोग जाहिर है बेदखल हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो पीटीआई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौन सर वो नोटिफिकेशन हो जाता है ना जब जाहिर है उनको अदालतों से सजाएं मिल जाती हैं, खुद पार्टी ने निकाला है उनको। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, तो इससे ओवरऑल जो है वो पीटीआई को ओवरऑल कितना सर नुकसान हो रहा है? जो भी नुकसान हो, अगर पीटीआई समझती है, अब फिरदौस शमीम नकवी तो उनके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, जो भी हाई कमान इस वक्त पीपल्स पार्टी पीटीआई की है, उन्होंने समझा इन्होंने वायलेट किया है, इनको सजा मिलनी चाहिए, तो बस ठीक है। अब पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, हम उसमें जो ये सारे मुर्गाने बादनुमा हैं इनका क्या मुकदमा लड़े, ठीक है। वो तो कहते हैं ये उन तो कभी ये लोग जो हैं जो भी पार्टी जिसकी हवा चलती है उसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर हमने इनकी दुर्गत बना दी है। अब देखते हैं, उन्होंने पार्टी की दुर्गत,
इक़्तिदार उनके पास है, वो इक़्तिदार के मजे लूटेंगे और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो उनके खिलाफ हंगामा करते रहेंगे। अच्छा मगर सर, पार्टियों में जी सर, कुछ डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा सर, आज जो है वो 8 सितंबर और यौम बहरिया यानी कि जो है वो आज यौम बहरिया है हमारी। 1965 में हाँ हमारी जो नेवी है उसने इंडिया का पर एक बड़ा हमला किया था द्वारका में, ऑपरेशन द्वारका, उसको यानी इनका सोमनाथ जो था तबाह किया था। जी जी। और उसकी याद हम मनाते हैं आज तक। और 65 की जंग जो है जाहिर है कि उस 65 की जंग को हम अवॉइड कर सकते थे, यानी अगर हम चाहते, अगर हमारी लीडरशिप चाहती तो 65 की जंग से हम बच सकते थे। अच्छा। लेकिन नहीं, उससे ऐसी गलतियां हुई जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ और वहाँ फिर जाने शुरू हो गए मुजाहिदीन जो हैं और उसकी वजह से फिर जंग का दायरा फैला। लेकिन हम समझ रहे थे, हमारी क़यादत जो थी उस वक्त, यानी फील्ड मार्शल अयूब खान थे और जनरल मूसा खान थे और फिर जुल्फ़िकार भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, ये सब लोग कह रहे थे कि जनाब यहाँ वो कश्मीर में जो लड़ाई होगी वो कश्मीर तक महदूद रहेगी। अच्छा। और ये यहाँ नहीं आएगी। फर्द वाहिद का कोई डिसीजन नहीं था सर, हम ये कह सकते हैं? नहीं, पता नहीं किसका डिसीजन था, अभी तक अबहम है। ज़ाहिर है अयूब खान वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान थे तो उनकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन इंडिया ने हमला कर दिया और बैनुल अक़वामी सरहद पे आ गया, तो हमने इंडिया को दांत तो खट्टे कर दिए उसके। उसके अज़ाइम थे कि पाकिस्तान को शिकस्त देगा, वो तो अज़ाइम तो पूरे नहीं हुए। लेकिन उससे हमें नुकसान पहुंचा, हमारे सियासत को नुकसान पहुंचा, हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। अगरचे हमारी फौजियों ने तो कमाल कर दिखाया और बड़ी हमारी नेवी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी बर्री फौज ने तो अपने खून से यानी दीवार खड़ी कर दी। और जो हमारी एयरफोर्स, कल हमने उसका भी दिन मनाया है 7 सितंबर को, जो MM आलम ने एक देखी ना, एक लम्हे में 5 जहाज मार कर आए थे। और इसी तरीके से हमारी जो नेवी है उसने इंडिया को लाखों चने चपा दिए थे। और हमारी एयरफोर्स जो है वो तो कमाल है, उसने किसी जंग में उसने यानी पीछे नहीं हटी, उसको हजीमत नहीं उठानी पड़ी। तो मतलब ये है कि ये बहरहाल हम उस जंग अपने जवानों को याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं, गाजियों को याद करते हैं बड़े, मगर उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत पर क्या हुए हमारे, और वो बात की कहानी है, किसी दिन तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और अभी तो कश्मीर जो है उसकी आज़ादी के लिए तो देखें ना, हमने 1965 की जंग और उसके बाद उससे पहले क्या हुआ, अभी तो वो देखें वो जो है सैयद अकबर जो लियाकत अली खान के कातिल, उनके जो बेटे ने किताब लिखी है लियाकत अली खान के कत्ल पे, जो अमेरिका में छपी है। और अमेरिका में वो जो पता नहीं क्या उनका नाम है बेटे का, फारूक बबरकज़ई। अच्छा। और वो वहाँ अब रिटायर हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, अंग्रेजी के उस्ताद हैं। तो उन्होंने कमाल किताब लिखी मार्के की, उसमें भी क्या है, उसकी भी कल इंशाल्लाह देखेंगे सर ब्रेक का। वो है कि लियाकत अली खान जो हैं उनका जो कत्ल था वो भी इसे जंगबंदी कर दी थी उन्होंने, कश्मीर पे जंग बंद कर दी थी। इस पर जो गुस्सा था वो सैयद अकबर उस बहकावे में आया और लियाकत अली खान को निशाना बनाया। और आज लियाकत अली खान के जो पोते हैं, पड़पोते हैं, वो अपनी उनको चंद कनाल जमीन भी अलाट नहीं हो रही। ठीक है सर, इस पे कहानी है शर्मनाक। मैं सर जरूर जानना चाहूंगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।